हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमने सारे ही चैप्टर हल करके प्रश्न उत्तर सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। हमने पाठ के अंदर की गतिविधियों के भी उत्तर बताए हैं और अभ्यास प्रश्न भी सारे हल करके बताए हैं। आज हम इसका सबसे लास्ट का हमने सीखा और समझा भाग 4, जो कि 149 नंबर पेज पर दिया हुआ है, 154 तक है और ये इसको हल करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा और समझा भाग 4। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें मौखिक आकलन है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने प्रश्न है और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत या समूहवार चेकलिस्ट बनाकर उनका आकलन किया जाना है। ये आपके टीचर आपका करेंगे। तो आपको अब वार्तालाप में आपके पास क्या क्या पूछ सकते हैं वो, एक तो कहानी सुनाना कि विद्यार्थी गंदगी से परेशान शहर, कहानी का सारांश अपनी भाषा में सुनाएं। गंदगी से परेशान शहर जो आपका पाठ है उसकी कहानी के रूप में उसको सुनाना है। अपने आसपास मोहल्ले में स्वच्छता का अवलोकन कर कक्षा में बताएं और हमारी जिम्मेदारी भी बताएं। यानी स्वच्छता का अपने चारों तरफ, आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो वहाँ आपको देखना है चारों तरफ क्या है और हमारी जिम्मेदारी फिर क्या है वो सुनानी है। तो हमने इसका उत्तर भी लिखा है कि आप कैसे सुना सकते हैं। जैसे पहले नंबर की जो कहानी है, यह कहानी स्वच्छपुर शहर की है, जो लोगों की लापरवाही और सड़कों पर कचरा फेंकने की आदत से बीमारियों का गढ़ बन गया था। जब गंदगी से लोग बीमार पड़ने लगे तब आर्यन नाम के युवक ने जनता को जागरूक किया। सबने सामूहिक प्रयास और श्रमदान से शहर को फिर से सुंदर और स्वच्छ बना दिया। सीख मिलती है, स्वच्छता ही बीमारियों से बचाव और खुशहाल जीवन की कुंजी है। अब है स्वच्छता का अवलोकन और हमारी जिम्मेदारी। जो दूसरा है तो उसका आंसर इस प्रकार से है। अवलोकन में हम अपने आसपास के मोहल्ले में अवलोकन करने पर आमतौर पर निम्नलिखित स्थितियां देखी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर कूड़ेदान के आसपास कचरा फैला हुआ होता है। नालियां खुली या अवरुद्ध हो सकती हैं जिससे मच्छर पनपते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्क या सड़क के किनारे लोग थूकते हैं और कचरा फेंकते हैं। कुछ घर और इमारतें बहुत साफ सुथरी दिखती हैं जबकि अन्य उपेक्षित लगती हैं। प्लास्टिक कचरा एक आम समस्या है जो हर जगह दिखाई देता है। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी भी बतानी है। तो इसमें आप बता सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां निम्नलिखित होती हैं। कचरे का उचित निपटान, हमेशा कूड़ेदान को उपयोग करें, गीले व सूखे कचरे को अलग अलग रखें। प्लास्टिक का कम उपयोग, यानी कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग और बोतलों का उपयोग कम से कम करें। सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। जल स्रोतों की सुरक्षा, सुनिश्चित करें कि नालियां अवरुद्ध ना हो और पानी जमा ना हो। जागरूकता फैलाना, अपने परिवार और दोस्तों और पड़ोसियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना। समुदाय पहल में भाग लेना, नियमित सफाई अभियानों में भाग लेना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकारी एजेंसियों का काम नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ठीक है। अब दूसरा है रोल प्ले, यानी कि भूमिका निभाना। आपको खुद को कोई भूमिका निभानी है कि यदि मैं महापौर होता, यदि आप महापौर बन जाते तो क्या करते, इस पर संवाद तैयार करें और उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। और दूसरा है एक समूह नगर पालिका अधिकारी की भूमिका निभाए, मतलब नगर पालिका अधिकारी बन जाए एक बच्चा। दूसरा, नागरिकों की जो सफाई की शिकायत करने आए हैं, जो सामने वाले बच्चे हैं वो शिकायतकर्ता बन जाए, नागरिक बन जाए। और तीसरा है गुरु जाम्बोजी, अमृता देवी, महर्षि दयानंद सरस्वती के सुधार कार्यों पर अभिनय कीजिए। तो इन्होंने जो कार्य किए हैं उन पर आपको नाटक करना है। तो ये तीनों के उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहला उत्तर, भूमिका निभाना। यदि मैं महापौर होता तो पात्र इसमें कौन कौन बनेगा, एक महापौर, एक नागरिक दो। संवाद है महापौर। नमस्कार, मैं आपके शहर का नया महापौर हूँ। मेरा पहला काम शहर को स्वच्छ बनाना है। नागरिक एक कहता है, बहुत अच्छा सर, गली में डस्टबिन लगवा दीजिए। महापौर कहता है, हाँ, हर गली में और नाली की सफाई व्यवस्था होगी। नागरिक दो कहता है, बिजली और पानी की समस्या भी है। महापौर कहता है, हम सौर ऊर्जा से बिजली और वर्षा संग्रह से पानी बचाएंगे। सभी कहते हैं, बहुत अच्छा, हमारा शहर अब साफ और सुंदर बनेगा।
फिर है दूसरा वाला प्रश्न, शीर्षक है जिसका साफ शहर सजग नागरिक। स्थान है नगर पालिका कार्यालय, जिसमें पात्र एक बन जाएगा नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष कमिश्नर, सहायक अधिकारी, सफाई निरीक्षक और नागरिक एक शिक्षक। बुजुर्ग समूह का नेतृत्व करते हुए, नागरिक दो जो युवा होगा थोड़ा आक्रोश में, और नागरिक तीन गृहिणी जो स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला दृश्य में आप क्या दिखाएंगे, नागरिकों का समूह तो पहले दफ्तर में आएगा, अधिकारी अपनी फाइलों में व्यस्त है। नागरिक एक कहता है, नमस्ते अधिकारी जी, हम शांति नगर मोहल्ले से आए हैं, क्या आपके पास 10 मिनट का समय है। अधिकारी कहता है, नमस्ते, आइए बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नागरिक दो आक्रोश में कहता है, सेवा तो तब होगी साहब जब हमारे मोहल्ले की हालत देखेंगे। पिछले 10 दिनों से वहाँ कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है, सांस लेना मुश्किल है। सहायक अधिकारी कहेगा, शांत हो जाइए, हमारे सफाई कर्मचारी तो रोजाना रूट पर जाते हैं, क्या आपके यहाँ गाड़ी नहीं पहुँच रही है। तो फिर दृश्य 2 में दिखाएंगे समस्या पर चर्चा। नागरिक 3 कहती है, नहीं साहब, गाड़ी सिर्फ मुख्य सड़क से निकल जाती है, गलियों के अंदर जो डस्टबिन रखे हैं वे ओवरफ्लो हो रहे हैं, बारिश की वजह से कचरा सड़कों पर फैल गया है और अब वहाँ मच्छरों का आतंक है, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अधिकारी सहायक की ओर देखते हुए, निरीक्षक जी, वार्ड नंबर 15 शांति नगर का चार्ट क्या कहता है, वहाँ कर्मचारी क्यों नहीं जा रहे। सहायक कर्मचारी कहता है, सर, वहाँ की 2 गाड़ियाँ तकनीकी खराबी के कारण वर्कशॉप में हैं, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की थी, शायद वह पर्याप्त नहीं रही। तो दृश्य 3 में दिखाएंगे समाधान और आश्वासन। नागरिक एक कहता है, देखिए साहब, हम टैक्स समय पर भरते हैं, यदि संसाधनों की कमी है तो यह विभाग की जिम्मेदारी है, वह पहले से तैयारी रखे, हमें बस बताइए कि सफाई कब होगी। अधिकारी कहते हैं, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आज शाम तक मैं अतिरिक्त टीम भेजकर वहाँ का सारा कचरा साफ करवाऊंगा, कल से एक अस्थायी वाहन आपके मोहल्ले की गलियों में भी आएगा। नागरिक 2 कहता है, और उन नालियों का क्या जो जाम पड़ी हैं, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। तो अधिकारी कहते हैं, निरीक्षक जी, कल सुबह ही नालियों की सफाई और फॉगिंग, मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव सुनिश्चित करें। सहायक अधिकारी कहते हैं, जी सर, मैं खुद वहां मौजूद रहकर काम पूरा करवाऊंगा। दृश्य 4 में सहयोग की अपील और निष्कर्ष। अधिकारी, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, कृपया गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बे में रखें ताकि हमारे कर्मचारियों को निस्तारण में आसानी हो। नागरिक एक कहता है, हम पूरा सहयोग करेंगे, बस उम्मीद है कि हमें दोबारा शिकायत लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, धन्यवाद। अधिकारी कहता है, धन्यवाद। और सीख क्या मिलती है, इससे मॉरल क्या है, एक जागरूक नागरिक जिम्मेदार प्रशासन के बीच संवाद ही शहर को बेहतर बना सकता है। तीसरा है नाटक का शीर्षक है, चेतना के स्वर, प्रकृति और समाज। दृश्य 1 में गुरु जाम्बोजी और 29 नियम, समर्पण और अनुशासन। पात्र है गुरु जाम्बोजी और कुछ ग्रामीण। परिदृश्य 15वीं शताब्दी का राजस्थान, सूखा पड़ा है, जाम्बोजी एक टीले पर बैठे हैं और संवाद चल रहा है। जाम्बोजी कहते हैं, हे मानव, यह प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, यदि इसे हम नष्ट करेंगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। मैं तुम्हें 29 नियम देता हूँ, जीव हत्या न करना और हरे वृक्ष कभी न काटना। ग्रामीण कहता है, महाराज, हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो अभिनय संकेत है, जाम्बोजी शांत और गंभीर मुद्रा में पाहल दीक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। पृष्ठभूमि में विश्नोई पंथ की स्थापना का महत्व बताया जाएगा। ठीक है। दूसरा है अमृता देवी का सर्वोच्च बलिदान, जो पर्यावरण संरक्षण से है। पात्र इसमें अमृता देवी, उसकी बेटियां, राजा के सैनिक और ग्रामीण। परिदृश्य खेजड़ली गांव, 1730 ईस्वी, राजा के सैनिक कुल्हाड़ी लेकर केरी के पेड़ काटने आते हैं। संवाद है, सैनिक कहते हैं, हटो सामने से, हमें राजा के महल के लिए लकड़ी चाहिए। अमृता देवी कहती है, पेड़ से लिपटते हुए, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ती जान, अर्थात सिर काटने पर भी पेड़ बच जाए तो यह सस्ता सौदा है। अभिनय संकेत, अमृता देवी और उसकी बेटियां ग्रामीण के पेड़ों को गले से लगाती हैं और ढोल की थाप के साथ प्रतीकात्मक रूप से बलिदान दिखाया जाए। यह दृश्य भावुक और भी रस से भरा होना चाहिए। दृश्य 3 में महर्षि दयानंद सरस्वती, सामाजिक क्रांति और शिक्षा। पात्र इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और कुछ अंधविश्वासी लोग और विद्यार्थी। परिदृश्य है 19वीं शताब्दी का भारत, दयानंद हाथ में सत्यार्थ प्रकाश लेकर खड़े हैं। संवाद है, दयानंद कहते हैं, वेदों की ओर लौटें,
छुआछूत, बाल विवाह, पाखंड को त्यागें। स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार है, लोग कहते हैं, परंतु स्वामी जी परंपराएं कहती हैं कि, तो दयानंद जी कहते हैं परंपरा वह है जो विवेकपूर्ण हो, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अभिनय संकेत, दयानंद सरस्वती को ओजस्वी वाणी में तर्क देते हुए दिखाया जाए, वे समाज को पाखंड को तोड़ते हुए और शिक्षा के और स्वदेश का संदेश दें। निष्कर्ष में सामूहिक गान या संवाद होगा। सभी पात्र मंच पर एक साथ गाएंगे और कहेंगे, प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी, विचार शुद्ध होंगे तो समाज श्रेष्ठ बनेगा। आइए इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। तीसरा है चित्र वर्णन। शिक्षक बच्चों को स्वच्छ और गंदे शहर, प्राणायाम करते बच्चे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठे श्रद्धालु और उपदेश देते महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे चित्र दिखाएं और उनसे चर्चा करिए। तो यहाँ पर स्वच्छ और गंदा शहर, इधर स्वच्छ शहर है, इधर गंदा शहर है, देख सकते हैं आप। स्वच्छ शहर एकदम साफ सुथरा है, गंदा शहर में गंदगी बिखरी हुई है। फिर है चर्चा करेंगे। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि स्वच्छ शहर में हरियाली, साफ सड़कें, ताजी हवा होती है जो स्वस्थ रखती है। इसके विपरीत गंदे शहर में कचरा और प्रदूषण बीमारियों को जन्म देते हैं। हमें कूड़ा करकट हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि हमारा परिवेश सुंदर बना रहे। फिर है प्राणायाम करते बच्चे, इस तरह से चित्र दिखा सकते हैं और चर्चा करेंगे। प्राणायाम श्वसन का व्यायाम है। बच्चों को बताएं कि रोजाना प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है। यह हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक मदद करता है। तीसरा है खेजड़ी वृक्ष के नीचे महर्षि दयानंद सरस्वती, तो इनको यहाँ दिखाएंगे और चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस चित्र के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति, सादगी और महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान के महत्व के बारे में बताया जा सकता है कि कैसे वे प्रकृति के सानिध्य में रहकर समाज को सही राह दिखाते थे। चौथा है प्रश्नोत्तर चर्चा। आपके मोहल्ले में सफाई की क्या स्थिति है? और भी नीचे प्रश्न है, तो हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मेरे मोहल्ले में सफाई ठीक ठाक रहती है, बहुधा कर्मचारी रोज आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर रोज लोग कचरा डाल देते हैं। अगर सब लोग मिलकर ध्यान दें तो मोहल्ला और भी साफ रह सकता है। दूसरा है बिजली नहीं होगी तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? यदि बिजली नहीं हो तो पंखे, लाइट, मोटर सब बंद हो जाते हैं, गर्मी में बहुत परेशानी होती है और पढ़ाई भी प्रभावित होती है। क्या आपने कभी किसी जल स्रोत को सूखते देखा है? हाँ, मैंने अपने गांव के पास एक तालाब को सूखते देखा है। लोग वहां का पानी बर्बाद करते थे और बारिश का पानी रोकने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह सूख गया। चौथा प्रश्न है, आपने कभी योग किया है? इससे क्या लाभ हुए हैं बताइए। हाँ, मैंने योग किया है। योग करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। इससे ध्यान लगाने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पांचवा प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में क्या योगदान रहा? तो उत्तर है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज से अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया। उन्होंने शिक्षा, समानता, स्वच्छता और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अब देखिए लिखित आकलन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। नगर पालिका का क्या कार्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सड़कें बनाना, बिजली पानी की सुविधा देना और सफाई करवाना तीनों कार्य है, इसलिए उपरोक्त सभी पर टिक कर देंगे। राजस्थान में जल संरक्षण के कौन कौन से साधन हैं? तो इनमें से बावड़ी, झील और जोहड़, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, तीनों साधन है। सफाई व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति कौन होता है? महापौर। खेजड़ी वृक्ष के महत्व को किसने पहचाना? गुरु जाम्बोजी ने, अमृता देवी ने और वह दोनों ने, कोई नहीं, तो यहाँ और वह दोनों ने, यानी कि गुरु जाम्बोजी ने भी और अमृता देवी ने भी। अब है प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? तो पहला उत्तर आएगा इसमें, तनाव कम होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों का प्रचार। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बावड़ी और जोहड़ का उपयोग किया जाता था। फिर देखिए, पुराने समय में लोग यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट और घोड़े जैसे साधनों का उपयोग करते थे। तीसरा है, भारत के उत्तरी सीमा से दक्षिण सीमा तक 3214 किलोमीटर दूरी है। भारत के पश्चिम सीमा से पूर्वी सीमा 2933 किलोमीटर दूरी है। नगर पालिका के प्रमुख को महापौर कहा जाता है।
हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। गुरु जाम्बोजी ने समाज को प्रकृति, जीवों और वृक्षों के महत्व को समझाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। फिर है सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। अब तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही से मिलाना है। नगर पालिका शहर की सफाई करती है। महापौर नगर पालिका प्रमुख। बावड़ी जल संरक्षण का माध्यम। प्लास्टिक कचरा नीले डिब्बे में डालना चाहिए। गुरु जम्बोजी प्रकृति और समाज सुधारक। अमृता देवी वृक्ष संरक्षण आंदोलन की नेता। आर्य समाज वेदों का प्रचार करता है। अब है सही गलत लिखिए। नगर पालिका का प्रमुख सरपंच होता है, गलत, तो यहाँ गलत लिख दिया हमने। हमें वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए, सही, ठीक है। प्लास्टिक का कचरा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए, गलत, नीले डिब्बे में डालना चाहिए, है ना। फिर बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना चाहिए, सही। खेजड़ी वृक्ष को अमृता देवी ने संरक्षित किया था, गलत। पुराने समय में सभी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं होती थी, गलत, पहले डिजिटल कक्षाएं नहीं होती थी। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, सही। प्राणायाम करने से मन अस्थिर होता है, गलत। महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते थे, गलत। मानगढ़ बलिदान 15 अगस्त 1947 का हुआ, गलत। और इसको सही कर लेना। खेजड़ी वृक्ष को अमृता देवी ने संरक्षित किया था, यहाँ सही कर लेना गलत की जगह, ठीक है। फिर है 11वां, हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक का सीमित उपयोग करना चाहिए, सही। गर्मी में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, गलत। गर्मियों में तालाब का पानी कम हो जाता है, सही। तेल पानी में घुल जाता है, गलत। अब प्रश्न है 5वां, 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं और घोंसला बनाने की सामग्री कहाँ से लाते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पर। पक्षी अंडे देने, बच्चों को पालने और सुरक्षित रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। वे टहनियाँ, घास, पत्ते, पंख जैसी सामग्री आसपास के पेड़ पौधों और जमीन से इकट्ठा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि गांव के लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? उत्तर है, यदि गांव के लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो शादी का आयोजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकेले किसी भी बड़े कार्य को पूरा करना कठिन होता है, जिससे आयोजन में देरी या रुकावट आ सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए? उत्तर है, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, अनजान लिंक पर क्लिक ना करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करना जैसे नियम अपनाने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, चींटियां अपने बिल को किस प्रकार बनाती हैं? चींटियां मिट्टी खोदकर और छोटे छोटे कणों को बाहर निकालकर अपने बिल बनाती हैं, जिसमें कई कक्ष और रास्ते होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पुराने समय और आज के परिवहन साधनों में क्या मुख्य अंतर है? तो उत्तर है, पुराने समय में परिवहन के साधन धीमे जैसे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि थे, जबकि आज के साधन तेज गति से चलने वाले जैसे कार, ट्रेन, हवाई जहाज हैं और अधिक आरामदायक हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के उत्तर और दक्षिण में स्थित दो राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर में स्थित राज्य हैं जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में स्थित राज्य हैं तमिलनाडु और केरल। प्रश्न नंबर 7 है, नगर पालिका का क्या कार्य होता है? तो उत्तर है, नगर पालिका का मुख्य कार्य शहर या कस्बे में साफ सफाई करवाना, पानी की आपूर्ति करवाना, सड़क निर्माण और रखरखाव करवाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होता है। प्रश्न नंबर 8 है, हमें बिजली और पानी क्यों बचाना चाहिए? तो उत्तर है, हमें बिजली और पानी बचाना चाहिए क्योंकि ये सीमित संसाधन है
इनका संरक्षण भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 है, जल संरक्षण के 2 तरीके बताइए। तो उत्तर है, जल संरक्षण के 2 तरीके हैं, वर्षा जल संचयन और दैनिक उपयोग में पानी की बर्बादी रोकना, जैसे कि नल बंद करना। प्रश्न नंबर 10 है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है। तो उत्तर है, प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 11 है, महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में योगदान क्या था। उत्तर है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जाति व्यवस्था का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। प्रश्न नंबर 12 है, जलवायु परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर है, जलवायु परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं, जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, तेल, गैस का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जंगलों की कटाई के क्या कारण है। जंगलों की कटाई के कारण है, कृषि के लिए जमीन प्राप्त करना, लकड़ी का उपयोग करना, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास। प्रश्न नंबर 14 है, आपके घर में सबसे अधिक प्लास्टिक किन चीजों में प्रयोग होता है। तो उत्तर है, घर में प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग पानी की बोतलों, खाद्य सामग्री की पैकेजिंग, पैकेट और विभिन्न प्रकार के कंटेनरों जो डिब्बे होते हैं उनमें होता है। अब यहाँ पर है, स्वयं कीजिए। दिए हुए उदाहरण के अनुसार नारा लेखन कीजिए। पानी बचाओ, धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इनको लिखना है। यह प्रश्न आपसे नारा लेखन का अभ्यास करने के लिए कह रहा है। इसमें आपको दिए गए उदाहरणों की तरह ही कुछ नारे लिखने हैं। मैं इस कार्य में आपकी सहायता करूंगा और हम साथ मिलकर कुछ प्रभावशाली नारे तैयार करेंगे। नारा लेखन का मुख्य उद्देश्य कम शब्दों में गहरा संदेश देना होता है। चित्र में दिए गए उदाहरणों को देखें। पानी बचाओ, धरती बचाओ, संसाधन संरक्षण, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रकृति की सुरक्षा, वेदों की ओर लौटो, सांस्कृतिक संदेश। तो इन उदाहरणों के आधार पर कुछ नए और सटीक नारे इस प्रकार से हैं। जल संरक्षण के ऊपर, जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण के ऊपर, धरती का करें सम्मान, लगाएं पौधे और बढ़ाएं शान। शिक्षा के ऊपर है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और स्वच्छता के ऊपर है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ठीक है, अब है रिपोर्ट लेखन। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें, राजस्थान में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में जल संरक्षण पर रिपोर्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए परंपरागत तरीके जैसे बावड़ी, टांका, तालाब और जोहड़ों का उपयोग किया जाता है। लोग वर्षा के पानी को एकत्र करते हैं जिससे वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा प्रश्न था, अपने दादा दादी से उनके बचपन के स्कूल, यात्रा के साधन और रोशनी के तरीकों पर के बारे में पूछें और उनके अनुभवों को लिखिए और उनसे संबंधित चित्र बनाएं। तो यहाँ हमको पूछ करके लिखना है अपने दादा दादी से, लेकिन हमने भी यहाँ उत्तर लिखा है। मेरे दादा दादी बताते हैं कि उनके बचपन में स्कूल कच्चे फर्श वाला था। वहाँ लकड़ी की पट्टियों या टाट पर बैठकर पढ़ाई होती थी और शिक्षक चौक से लिखकर पढ़ाते थे। स्कूल में खेलकूद कम और मेहनत ज़्यादा होती थी। ठीक है ना। और यात्रा के साधन में, तब बसें और बाइक बहुत कम थी। ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी और साइकिल से यात्रा करते थे। कभी कभी मेले या शादी में जाने के लिए ऊँट या घोड़े का उपयोग भी किया जाता था। और रोशनी के तरीके, उन दिनों में बिजली नहीं थी या बहुत कम घरों में थी। लोग दीपक, लालटेन और मिट्टी के दिए जलाकर रोशनी करते थे। केरोसिन का तेल डालकर लालटेन जलाते थे और बच्चे उसी रोशनी में पढ़ाई करते थे। ये देखिए स्कूल का चित्र, बैलगाड़ी का चित्र और रोशनी में लैंप जलाकर, लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह के चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारत के भौगोलिक मानचित्र में पर्वत, नदियां, प्रमुख शहर और समुद्र तटों को चिन्हित कीजिए। तो भारत का नक्शा बनाना है और या लाना है और उसमें हमको ये दर्शाने हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला हमने दर्शाई है, यहाँ भारतीय रेगिस्तान दर्शाया है, उत्तरी मैदान और
ये पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीचे, ठीक है ना। तो इसको दर्शाया है इस तरह से आपको भी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। अच्छा, इसमें पर्वत, नदियां, प्रमुख शहर और समुद्रों को चिन्हित करना है, तो सभी को करेंगे। और अगला प्रश्न है ये वाला, इसको भी देखते हैं साथ में। महर्षि दयानंद के सामाजिक सुधारों पर एक छोटा लेख लिखिए। तो यहाँ देखिए हम नीचे चलते हैं वापस, और नदियों को भी दर्शाते हुए मानचित्र दिखाएंगे आपको। ये देखिए, भारत की 10 सबसे लंबी नदियां लगभग लंबाई सहित यहाँ दे रखी हैं। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, ठीक है, और कृष्णा और कावेरी। ये सारी नदियों के यहाँ पर पॉइंट दिखा रखे हैं कलर सहित, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भारत राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर दर्शाई हुई हैं। तो इस तरह से आपको जो मानचित्र आता है, और भारत के सभी राज्यों की प्रमुख झीलें भी यहाँ पर दिखाई हैं। तो इस तरह से आप सारी झीलों को दर्शा सकते हैं। ठीक है। फिर है अरावली पर्वतमाला से प्राप्त होने वाले खनिज। अरावली राजस्थान के लिए वरदान है, यहाँ ये भी हमने दिखाया है। अब है अगला प्रश्न था महर्षि दयानंद का योगदान। महर्षि दयानंद ने समाज से अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से समाज को सही शिक्षा दी। ठीक है। फिर प्राणायाम पर रिपोर्ट, अगला प्रश्न था प्राणायाम पर रिपोर्ट, तो उसको आप देख लेना प्रश्न को। यहाँ हमने उत्तर लिखा है, प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह एक योग क्रिया है जो हमें एकाग्रता, शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर क्या, आओ सीखें भाग 4, जो ये इस आपकी पाठ्य पुस्तक का लास्ट था, अंतिम भाग था, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह के हमने हर सब्जेक्ट के पार्ट वाइज प्रश्नोत्तरों के वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर के देख लें और उनको प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। और वीडियो को लाइक करें, लाइक करके एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखते हुए। धन्यवाद।